अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है उसका टॉपिक है नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस क्या है? नर्सिंग प्रोसेस जो है वो एक ऐसा तरीक़ाकार है, एक ऐसा एक्शन है, ऐसा सिस्टमिक वे है जिसके अंदर जो है हम पेशेंट को जो है उनके प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उनकी हेल्थ को असेस करते हैं, उनके डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं और डायग्नोस करने के बाद उनकी डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर जो है वो एक नर्सिंग केयर प्लान जो है वो प्लान करते हैं और उस प्रोसेस को, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने के बाद हम इवैल्यूएट करते हैं कि हमने जिस प्रोसेस और जिस मेथड को इस्तेमाल करते हुए जो प्लानिंग हमने की थी कि इस तरीके से हम पेशेंट को जो है वो क्योर प्रोवाइड करेंगे, इस तरीके से हम पेशेंट को जो है वो इलाज फराहम करेंगे, तो उस प्रोसीजर को क्या कहते हैं? नर्सिंग प्रोसेस। Nursing process is a systematic, rational method of planning and providing individualized nursing care। हम इसमें कम्युनिटी को नर्सिंग केयर प्रोवाइड नहीं करते, हम इसमें हर पर्सन को इंडिविजुअली अलग अलग हर इंसान को जो है वो केयर प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हर पेशेंट की हेल्थ जो है वो डिफरेंट है, उसका जो स्टेटस है वो डिफरेंट है, उसकी डिज़ीज़ डिफरेंट हो सकती है और उसके बाद आ जाता है उसके पर्पसेस क्या क्या है। नर्सिंग प्रोसेस के पर्पसेस क्या हैं? हमारा पहला पर्पस है नर्सिंग प्रोसेस का, जिसके अंदर हमें पता है कि हमने पेशेंट की जो है हेल्थ स्टेटस को जो है वो चेक करना है कि इस टाइम पर, जिस टाइम वो हमारे पास आया उसकी सिचुएशन क्या थी, उसकी उस टाइम पर एक्चुअल इशू क्या है, मतलब वो किस प्रेजेंट कंप्लेन के साथ हमारे पास आया है और वैसे उसको जो कोई डिजीज़ है तो वो कौन सी है। टू आइडेंटिफाई अ क्लाइंट्स हेल्थ स्टेटस एंड एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ केयर प्रॉब्लम। दूसरा ये कि पेशेंट के स्टेटस के अकॉर्डिंग उसकी जो नीड्स हैं उस टाइम पर उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो नर्सिंग प्रोसेस का पर्पस होता है। टू एस्टैब्लिश प्लान्स टू मीट द आइडेंटिफाइड नीड्स। थर्ड है कि हमने उनके डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग उनको केयर प्रोवाइड करनी है, उनको क्योर प्रोवाइड करना है। एंड टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड्स। अच्छा, इसके ना 5 बेसिक फेजेस होते हैं, 5 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला आता है असेसमेंट, सेकंड उसके बाद डायग्नोसिस, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड देन इवैल्यूएशन। असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं? असेसमेंट के अंदर हम पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं कि उस टाइम पर अगर पेशेंट इस सिचुएशन में नहीं है कि वो हमें हिस्ट्री प्रोवाइड कर सके, वो इस सिचुएशन में नहीं है कि वो क्या फ़ील कर रहा है वो हमें बता सके, तो हमारे पास हम उनके साथ आए होते हैं अटेंडेंट्स, मतलब जो रिलेटिव्स होंगे उसके, हम उनसे पूछते हैं, हम उनको डाटा जो है उसके रिलेटेड उसको कलेक्ट करते हैं। हमने जैसे सबसे पहले कोई भी हमारे पास पेशेंट आता है, हम पेशेंट का जो है वो फ़ौरन इनसे ये पूछते हैं कि व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंप्लेन, इनकी किस कंप्लेन के साथ हमारे पास आए हैं। उनके जो है उनकी वो एक स्लिप होती है, उस पर हमने देखना होता है, उसमें डाटा एंटर हुआ होता है जिसमें पेशेंट का नाम होता है, पेशेंट की एज होती है, पेशेंट का मतलब जेंडर होता है और उसके बाद जो है हमने उनसे डाटा कलेक्ट करते हैं कि उनकी प्रेजेंट कंप्लेन क्या, इधर उन्हें पेन है, फीवर है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उनकी सैचुरेशन ड्रॉप हो रही है, पेशेंट ब्रैडिकार्डिया में है, पेशेंट का हाई बीपी है, लो बीपी है, ये सारे पेशेंट जो है वो उस टाइम पर जो है वो उनका प्रेजेंटिंग कंप्लेन है। उसके बाद उनकी हमने हिस्ट्री के अंदर ये बताना होता है कि अगर उसको ब्रैडिकार्डिया या टैकीकार्डिया है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है या उसकी सेट्स ड्रॉप हो रही है या उसको डिजनेस फील हो रही है या उसको फीवर है, तो ये सारा कुछ उसको कितने कितने दिनों से है, ये हमने उसके डाटा को ऑर्गेनाइज करना है। उसके बाद हमने उनको वैलिडेट करना है कि जब पेशेंट कहे कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, तो हमने उनको आगे से ये क्वेश्चन करना है कि आपका कब से दिल घबरा रहा है, ये आप कब से फील कर रहे हैं। अब पेशेंट हमें ये कह देता है कि मुझे ऑन ऑफ में फ़ीवर हो रहा है। अब ऑन ऑफ में फ़ीवर कब हो रहा है, कब फीवर हो रहा है, कब फीवर उतर रहा है, कौन सी टैबलेट जो है वो आप ले रहे हैं, ये सारा हमने उनसे डाटा जो है वो वैलिडेट करना है और उसके बाद उसको डॉक्यूमेंट करना है, मतलब लिखना है। मेडिकल में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है कि हमने जो भी चीज़, जो भी डाटा, जो भी हिस्ट्री, जो भी रिकॉर्ड होता है उसको रिटर्न में लिखना होता है। असेसमेंट के अंदर हमने पेशेंट को, एक ये असेसमेंट है, एक सब्जेक्टिव होती है, एक ऑब्जेक्टिव होती है। एक वो असेसमेंट होती है जो पेशेंट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है और एक वो असेसमेंट होती है जो हम खुद ऑब्जर्व करते हैं, मतलब हमारे सामने पेशेंट बैठा हो
हो, हम उसको चेक कर रहे हैं और हमने उससे जब हिस्ट्री ली तो उसने कहा कि मुझे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, उसने कहा मुझे फ़ीवर है। अब हमारी असेसमेंट क्या है कि पेशेंट जो है ना वो वीक है, फीबल है, पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रहा है, हो सकता है। और पेशेंट की हमने जब आइज़ की तरफ देखा तो हमें ये फील हुआ पेशेंट की जो HB है वो लो है, मतलब उसके अंदर जो ब्लड है वो कम है, पेशेंट में भी अनीमिक हो, हम उसके लिए उसके ब्लड टेस्ट वगैरह करवा सकते हैं। ये हमारी ऑब्जेक्टिव है। पेशेंट जो है वो बात करते हुए जो है वो लड़खड़ाहट कर रहा है, मतलब उसकी जो उसको फील इस तरीके से हो रहा है, वो बोल नहीं सही से पा रहा, उसके गले में इन्फेक्शन है, उसको सोर थ्रोट है। ये सारी ऑब्जर्वेशन वो है, जो एक ऑब्जर्वेशन है वो हम कर रहे हैं और एक वो ऑब्जर्वेशन है जो पेशेंट अपने बारे में फ़ील करके महसूस करके वो हमें बता रहा है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास असेसमेंट में आ जाएंगी। हमने असेसमेंट में हमने असेसिंग हमने क्या क्या असेस करना है, हमने डाटा कलेक्ट करना है, हमने डाटा को ऑर्गेनाइज करना है, हमने डाटा वैलिडेट करना है और उसके बाद हमने क्या करना है, डॉक्यूमेंट द डाटा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर हमारे पास के डाटा को हमने जब एनालाइज कर लेना तो हमने एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। अब पेशेंट हमें ये कह रहा है कि मेरी जो है ना वो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, तो उस टाइम पर हमने क्या करना है, हमने पेशेंट के वाइटल्स लेना है। हमने क्या फील किया, हमने उसके जब वाइटल्स लिए हमें पता चला कि अब पेशेंट को क्या है, पेशेंट का BP हाई है या पेशेंट का BP लो है, या पेशेंट को जब हमने उसका प्रोब लगा के जब हमने उसका हार्ट रेट देखा तो हमें उसने बस यही कहा कि मुझे घबराहट हो रही है। हमने उसका सैचुरेशन वो हार्ट रेट देखा, हमें पता चला कि पेशेंट का जो हार्ट रेट है ना वो साइनस टैकीकार्डिया में या पेशेंट SVT में जा रहा है। फिर हमने पेशेंट की जब हमने ECG की, हमें ये पता चला कि पेशेंट की तो ECG में एक्टॉपिक्स आ रही हैं। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने डायग्नोस की, हमने कह दिया इसमें P वेव नहीं है, Q वेव नहीं है, इसकी ECG में इसका कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा। ये सारी चीज़ें जो है हमने डायग्नोस कर दी। जब हमने उस डाटा को एनालाइज करने के बाद जो है उनकी एक्चुअल हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया। अब सम टाइम ऐसा होता है कि पेशेंट जैसे ही हमारे पास आता है हम उसके देखते हैं कि अगर ये पेशेंट जो है इसका इस टाइम पे फॉर एग्जांपल 200 110 BP है, 190 100 BP है, तो हमने इस तरीके से जो है जब उसको आइडेंटिफाई किया हमें पता चला कि इसके पोटेंशियल इसकी आ सकता है कि पेशेंट जो है आने वाले 5-7 मिनट के अंदर जो है ना वो उसको हार्ट अटैक हो सकता है, वो कार्डियक अरेस्ट में जा सकता है, पेशेंट को कोई भी जो है वो इस रिलेटेड इशू आ सकता है, पेशेंट कोलैप्स कर सकता है। तो हमने उसके रिस्क के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को सबसे पहले हमारी जो होता है हम उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं पेशेंट को। अब हमने उसके रिस्क को मैनेज करना है, उसकी स्ट्रेंथ्स देखनी है, फिर हमने जो उसको पेशेंट को मेडिसिन ऑन द स्पॉट एडमिनिस्टर करनी है और बाद में जो घर के लिए या बाद में वार्ड के लिए जो पेशेंट को मेडिसिन एडमिनिस्ट्रेशन करनी है वो स्टैट और उसका जो है वो हमने सारी डायग्नोसिस के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो लिख लेनी है। हमने पेशेंट को कह दिया कि फॉर एग्जांपल हमने कहा कि हमारे पास पेशेंट है, पेशेंट ने इस चीज़ दी कि मुझे गुर्दों का मसला है लेकिन इस टाइम पर जो है ना मुझे घबराहट बड़ी ज़्यादा हो रही है। जब हमने देखा पेशेंट को BP का मसला है, हमने BP चेक किया, पेशेंट का BP जो था वो हाई था लेकिन पेशेंट को जो है ना वो गुर्दों का मसला है, वो बॉडी एक फील कर रहा था। हमने क्या किया, हमने कहा कि हम इसको इस टाइम पर ये कर सकते हैं कि हम इसका सिर्फ BP मैनेज करें, हम इसकी बॉडी एक को मैनेज करने के लिए जो है ट्रेमोल बेंक्सिलोन लगाएंगे, डाइक्लोफेनेक नहीं लगाएंगे। ये हमारी डायग्नोसिस में मैनेजमेंट होती है। और उसके बाद हमने ये कहा कि क्योंकि CKD के अंदर कोई भी किडनी डिजीज़ के अंदर जो है हम पेशेंट को डाइक्लोरान का इंजेक्शन नहीं लगा सकते। अब ये हमारी डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें हमने आइडेंटिफाई करनी है, उनके हेल्थ प्रॉब्लम्स को, उनकी मेडिसिन के रिस्क को कि कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं कौन सी नहीं दे सकते, उनकी स्ट्रेंथ को, कौन सी उस टाइम पर मेडिसिन उनके लिए सूटेबल होती है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, और फार्मूलेट करना है उनके डायग्नोसिस सिचुएशंस को। अच्छा, अब हमारे पास डायग्नोसिस के अंदर क्या क्या आ जाता है, हमारे पास डायग्नोसिस में आ जाता है डाटा को एनालाइज करना, आइडेंटिफाई द हेल्थ प्रॉब्लम्स, आइडेंटिफाई द रिस्क, आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ्स एंड फॉर्मुलेट डायग्नोस्टिक स्टेटमेंट्स। फिर हमने एक प्रॉपर, जैसे हमने पेशेंट से जब हिस्ट्री ली तो हमने पेशेंट को प्रॉपर जो है हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब पेशेंट ने क्या कह दिया कि मुझे जो है ना फीवर हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है। अब हमने देखा कि पेशेंट को फीवर 104 है, आधे घंटे बाद दोबारा चेक किया, पेशेंट को मेडिकेशन लगाई, फिर चेक किया, फिर भी 104 है। फिर हमने पेशेंट की डायग्नोसिस आइडेंटिफाई, एक्चुअल स्टेटमेंट के अंदर हमने ये नहीं लिखना कि पेशेंट को फीवर जो है वो 4 to 3 डेज़ में, हम उसके ऊपर लिख देंगे पायरेक्सिया। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आ जाता है असेसमेंट। अब हमारे पास डिजीज़ जो है वो डायग्नोस हो चुकी है। डायग्नोसिस के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, प्लानिंग। प्लानिंग क्या है, प्लानिंग के अंदर हमने जब एक्चुअल प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है हमने, और उसकी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने एक प्लानिंग करनी है। अब प्लानिंग के अंदर हमने ये देखना है कि पेशेंट को हमने ऑन द स्पॉट कौन सी मैनेजमेंट देनी है। इस प्लानिंग हमारे पास वैसे 2 तरह की होती है, शॉर्ट टर्म प्लानिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्लानिंग्स। शॉर्ट टर्म गोल के अंदर क्या होता है, एक
ऐसी सिचुएशन जिसमें हम पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हुए 2 से 3 दिन के अंदर अंदर हमने पेशेंट को रिकवरी की तरफ लेकर जाना होता है। ये आवर्स से लेकर मतलब कुछ घंटों से शुरू होती है प्लानिंग कि हमने 3 घंटे में पेशेंट को रिकवर करना है, हमने 6 घंटे में पेशेंट को रिकवर करना है, और ये 2 से 3 दिन तक जाती है। या हम मतलब ये कहेंगे पेशेंट हमारे पास आया और हमने इसको 6 घंटे के अंदर अंदर जो है ना इसको रिकवर करना है इसकी डिजीज़ से। और एक वो सिचुएशन है, इसमें हमारे पास जो प्लानिंग हम करेंगे, हम शॉर्ट टर्म प्लानिंग करेंगे, 6 घंटे के लिए करेंगे या 1 दिन के लिए करेंगे या 2 दिन के लिए करेंगे मैक्सिमम। जब उसके बाद आती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। लॉन्ग टर्म प्लानिंग वो है जब हम क्रॉनिक डिजीज़ के लिए करते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ है, पेशेंट को किडनी डिजीज़ है, पेशेंट को कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, पेशेंट को इसके रिलेटेड जितने भी इशू है जो अक्यूट नहीं है, क्रॉनिक है, लॉन्ग टर्म चलने वाले हैं। अब उसके लिए जो प्लानिंग है वो हमारी लॉन्ग टर्म चलती है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग। अब हमारे पास आगे जैसे हम पहले डिस्कस कर रहे थे कि पेशेंट को जो है ना वो फीवर है। अब हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग में क्या है कि पेशेंट को जो है ना हमने मेडिकेशन स्टार्ट करवा दी और उसको जो है वो उसके अंदर जो है वो सारी चीज़ें प्लान करके जो है ना उस पर इम्प्लीमेंट करानी है। अब प्लानिंग के अंदर हमने कुछ चीज़ें जो है वो देखनी है कि उनको प्रायोरिटाइज़ करना है, हमने नंबरिंग देनी है। अब पेशेंट सीवियर पेन में है और हम क्या कर रहे हैं, हम उसको ये कह रहे हैं कि कोई बात नहीं आप ठीक हो जाते हैं, हम काउंसलिंग कर रहे हैं उनकी, नहीं, हमने उनको प्रायोरिटाइज़ करना है। जब पेशेंट जो है उसको पहले सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करना है, उसको जो भी प्रॉब्लम है पहले उसको ख़त्म करना है, उसके बाद जो है उनकी काउंसलिंग करनी है कि ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, उनके लिए गोल्स फॉर्मुलेट करने हैं, डिज़ाइन करने हैं। अब उस सिचुएशन में हमारा क्या क्या है एज अ नर्स, हमारा क्या काम होगा, हमने वो फॉर्मुलेट करना है और नर्सिंग इंटरवेंशंस जो है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। प्लानिंग के अंदर हमारे पास क्या क्या आ जाता है, प्रायोरिटाइज द प्रॉब्लम्स एंड डायग्नोसिस, फॉर्मुलेट गोल्स एंड डिजायर्ड आउटकम्स, सेलेक्ट द नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड राइट नर्सिंग इंटरवेंशंस। प्लानिंग के अंदर हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ जाती है कि हमने पेशेंट को भी प्रायोरिटाइज़ करना है एट अ टाइम। अगर हमारे पास 1 से ज़्यादा पेशेंट हैं, हमारे पास 4 से 5 पेशेंट्स हैं और 4 से 5 पेशेंट्स की क्योंकि डिजीज़ डिफरेंट है तो हमने पेशेंट को भी अकॉर्डिंग टू कोड मैनेज करना है कि रेड कोड हमें पता है कि सबसे ज़्यादा हाईली एमरजेंसी में एमरजेंट होता है, तो हमने सबसे पहले पेशेंट, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक तरफ कार्डियक अरेस्ट का पड़ा है और दूसरी तरफ जो है पेशेंट फीवर के साथ पड़ा है, तो हमने किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, हमने कार्डियक अरेस्ट वाले पेशेंट को प्रायोरिटाइज़ करना है। अब पेशेंट हमारे पास डायबिटीज़ का पड़ा है और दूसरी तरफ जो पेशेंट है हमारे पास जो है वो हाइपोग्लाइसीमिक अटैक के साथ पड़ा है, तो हमने किसको प्रायोरिटाइज़ करना है, हमने हाइपोग्लाइसीमिक अटैक वाले को करके उसकी ग्लूकोज लेवल जो है उसको मैनेज करना है। ये प्रायोरिटीज़ होती हैं जो हमने पेशेंट के साथ साथ पेशेंट की डिजीज़ के अकॉर्डिंग जो है पेशेंट को प्रायोरिटाइज़ करना होता है। ये भी हमारी प्लानिंग का हिस्सा होता है। उसके बाद आ जाता है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन वो है जो हमने शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म जो भी हमने प्लान किया था, गोल्स जो है उनको अचीव करने के लिए जो हमने सारे स्टेप्स बनाए थे कि हमने पेशेंट को ये केयर इस तरीके से इस स्टेप के साथ जो है वो प्रोवाइड करनी है, वो हमारे पास आ जाती है इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन में हमारे पास क्लाइंट्स को हमने रीअसेस करना होता है, डिटरमाइन द नर्सेज नीड फॉर असिस्टेंस, इम्प्लीमेंट द नर्सिंग इंटरवेंशंस, सुपरवाइज द डेलीगेटेड केयर एंड डॉक्यूमेंटेड नर्सिंग एक्टिविटीज़। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन क्या है कि इवैल्यूएशन नतीजा अखज़ करना, रिज़ल्ट लेना। इवैल्यूएशन के अंदर हमारे पास आ जाता है कि हम देखते हैं कि जो हमने शॉर्ट टर्म प्लानिंग या लॉन्ग टर्म प्लानिंग को या हमने अपने नर्सिंग केयर प्लान जो हमने बनाया था, जब हमने उसको पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, जब हमने उसको पेशेंट के ऊपर अप्लाई किया, तो हमारे पास कितनी इवैल्यूएशन आई, हमारे पास कितने % जो है पेशेंट रिकवरी की तरफ गया है और कितने % हमने पेशेंट को जो है वो रिस्क में डाल दिया है। हमने उसके रिलेटेड जो है वो उसके आउटकम्स के रिलेटेड जो है वो डाटा जो है वो कलेक्ट करना है और हमने देखना है कि जब पेशेंट हमारे पास आया था और हमने उसको अभी कोई केयर प्रोवाइड नहीं की थी, तो तब जो है उसका क्या जो थी सिचुएशन थी उसको रीअसेस करना है। और अब जब हमने उसको वो केयर प्रोवाइड की है, अपने केयर प्लान के ऊपर रहकर उसको इम्प्लीमेंट किया है, तो उसके बाद हमारी जो है वो क्या इवैल्यूएशन आई है और उसकी उस टाइम की कंडीशन को जो है स्टेटस को जो है वो उससे जो है वो रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड करना है। उसके बाद आ जाता है और उसके साथ उसको मेडिसिन्स जो घर के लिए लिखनी होती हैं या क्लाइंट के जो उसको फॉलोअप के लिए जो हमने बुलाना था इवैल्यूएशन के अंदर वो आ जाता है। इवैल्यूएशन में हमारे पास क्या क्या आता है, कलेक्ट डाटा रिलेटेड टू आउटकम्स एंड कंपेयर डाटा विद आउटकम्स, रिलेट नर्सिंग एक्शंस टू क्लाइंट गोल्स एंड आउटकम्स एंड ड्रॉ कंक्लूजन अबाउट प्रॉब्लम स्टेटस, कंटिन्यू मॉडिफाई और टर्मिनेट द क्लाइंट्स केयर प्लान्स। नेक्स्ट हमारे पास है इसके ना करैक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं कि नर्सिंग प्रोसेस की क्या क्या खसूसियात होती हैं।
नर्सिंग प्रोसेस जो होती है कि हर फेज़ के अंदर जो है वो हर एक फेज़ से नेक्स्ट फेज़ में जाते हुए जो हमें क्या करना होता है, हमने जो डाटा एंट्री करनी होती है, इवैल्यूएशंस देखनी है, फीडबैक करनी है, पेशेंट को असेस कर करके जो है ना हमने स्टेप्स को जो है वो स्टार्ट करना होता है। डाटा फ्रॉम ईच फेज़ प्रोवाइड इनपुट इनटू द नेक्स्ट फेज़, फाइंडिंग फ्रॉम द इवैल्यूएशन फेज़, फीडबैक इनटू द असेसमेंट। अब नर्सिंग उसके बाद जो नेक्स्ट इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये क्या होती है, ये क्लाइंट सेंटर्ड होती है। क्लाइंट सेंटर्ड का ये मतलब है कि हमारे पेशेंट के ऊपर होती है, हम पेशेंट के लिए जो है ये केयर प्रोवाइड करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस इज़ द क्लाइंट सेंटर्ड। दूसरा ये है कि ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो है ये एक अडेप्टिव मेथड है, जो हम हर पेशेंट को मैनेज करने के लिए डिफरेंट नर्सिंग प्रोसेस, अब स्टेप्स सेम रहते हैं लेकिन क्या करते हैं, हमारे पास इनपुट जो है वो डिफरेंट आता है और आउटपुट, इनपुट हम डिफरेंट देते हैं और आउटपुट भी हमारे पास डिफरेंट आ जाता है। अब नर्सिंग प्रोसेस जो है ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो होता है वो अडेप्टिव होता है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। द नर्सिंग प्रोसेस इज एन अडेप्टेशन ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग। उसके बाद आ जाता है कि नर्सिंग प्रोसेस के हर स्टेप में हम डिसीजन मेकर होते हैं, हमने डिसीजन लेना होता है पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को, पेशेंट की हेल्थ को देखते हुए जो है हम डिसीजंस लेते हैं इसके हर प्रोसेस के अंदर। मतलब जब हमने पेशेंट को असेस किया, फिर हमने उसके बाद जो है असेस करते हुए जो है हमने उस टाइम पर डिसीजन लिया कि पेशेंट के लिए ये सिचुएशन, पेशेंट की इस टाइम पर ये सिचुएशन है, हमने उसकी ऑब्जर्वेशन को उसमें डिसीजंस के तौर पर ले लिया। उसके बाद हमने डायग्नोस करते हुए वहाँ पे डिसीजन लिया कि पेशेंट को ये वाली एक्चुअल प्रॉब्लम है, पेशेंट को इस डिजीज़ की वजह से ये साइंस एंड सिम्टम्स जो है वो शो हो रहे हैं। डिसीजन मेकिंग इज़ इन्वॉल्व इन एवरी फेज ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस। उसके बाद है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये इंटरपर्सनल है, मतलब हमने खुद को खुद केयर तो नहीं प्रोवाइड करनी, हमने दूसरों के साथ केयर प्रोवाइड करनी है। हमने हर पर्सन से इंडिविजुअली इंटरेक्ट करने के बाद जो है उनके अकॉर्डिंग, उनके हेल्थ स्टेटस के अकॉर्डिंग जो है वो केयर प्रोवाइड करनी है। तो इस वजह से ये इंटरपर्सनल और कोलैबोरेटिव होता है। द नर्सिंग प्रोसेस इज़ द इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव, और ये कंटिन्यूसली कम्युनिकेशन होती है विद अदर co-workers, with other team workers and patient, कि हमने पेशेंट के अटेंडेंट्स या अपने टीम वर्कर से जो है वो कंटिन्यूसली जो है वो कम्युनिकेट कर पेशेंट के अकॉर्डिंग जो है वो डिसीजन लेना होता है। द नर्सिंग प्रोसेस इज इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव। इट रिक्वायर्स द नर्स टू कम्युनिकेट डायरेक्टली एंड कंसिस्टेंटली विद क्लाइंट्स एंड फैमिलीज टू मीट देयर नीड्स। उसके बाद आ जाता है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि हमने बस पेशेंट को देख के फ़ौरन नहीं कह देना कि हाँ इसको तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। हमारे पास जो है वो हमारी क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू पेशेंट। हमने जो है उसको सोच समझ कर जो है वो हमने पेशेंट को रिस्पॉन्स करना, बिल्कुल एक्टिवली हमने पेशेंट को जो है वो मैनेज करना है और मेडिकल और एथिकल वे में करना है। नर्सेज मस्ट यूज़ अ वैरायटी ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स टू कैरी आउट द नर्सिंग प्रोसेस। क्लिनिकल रीजनिंग जो है, क्लिनिकल स्किल्स जो होती हैं वो बेस्ट होनी चाहिए नर्सिंग प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। नर्सेज मस्ट यूटिलाइज क्लिनिकल रीजनिंग थ्रू आउट द डिलीवरी ऑफ द नर्सिंग केयर। और नर्सिंग प्रोसेस एक ऐसा प्रोसीजर है जो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, जो WHO ने जो है वो एक स्टैंडर्ड बना दिया हुआ है कि नर्सिंग प्रोसेस के थ्रू पेशेंट को जो है वो नर्सिंग केयर प्रोवाइड की जाए। नर्सिंग प्रोसेस इज़ यूनिवर्सली एप्लीकेबल। थैंक यू।